तो हेलो दोस्तों, आज हम उस दौर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सपना था। 1947 की वो रात जब तिरंगा लहराया, जश्न भी था और जख्म भी। आजादी मिली, लेकिन साथ में मिले वो इम्तिहान जिन्होंने भारत को स्टील की तरह तपाया। बंटवारे का दर्द, रियासतों को जोड़ने की जंग और भाषा की बुनियाद पर नया नक्शा गढ़ने की कहानी, ये सब आज हम बयान करेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये है भारत के नए जन्म की वो दास्तान जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू लेगी। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहें। साल 1947, आजादी का वो सुनहरा पल जब पूरी रात लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच भारत के सामने 3 ऐसे इम्तिहान खड़े थे जो किसी जंग से कम नहीं थे। पहला चैलेंज, एक ऐसा मुल्क बनाना जो एक हो लेकिन उसकी तमाम रंग बिरंगी विविधता को भी गले लगाए। सोचो जरा, सैकड़ों जुबानें, ढेर सारे धर्म, जातियां, रीति रिवाज, इन सबको एक तिरंगे के नीचे कैसे लाया जाए। ऊपर से देश अभी अभी 2 टुकड़ों में बंटा था, इंडिया और पाकिस्तान। हर तरफ डर था कि कहीं बाकी हिस्से भी न बिखर जाए। और इस चैलेंज को पार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री बनकर मुल्क को एकजुट रखने की ठानी, तो B.R. आम्बेडकर ने संविधान बनाकर हर इंसान को बराबरी और इंसाफ का हक दिलाया। दूसरा चैलेंज, लोकतंत्र की नींव डालना। आजादी तो मिल गई, लेकिन अब जनता को खुद अपने नेता चुनने थे, और वो भी बिना भेदभाव। अमीर गरीब, मर्द औरत, सबको वोट का हक। इतनी बड़ी आबादी में ईमानदार चुनाव करवाना, भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए 1946 में संविधान सभा बनी, जिसमें हर कोने से लोग आए, और 1950 में संविधान बनाकर लोकतंत्र की ऐसी नींव डाली कि दुनिया देखती रह गई। तीसरा चैलेंज, देश को तरक्की की राह पर ले जाना। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, ये सब तो जैसे भारत का नसीब बन चुके थे। ऐसे में हर इंसान को बराबरी का हक देना, हर धर्म, हर जाति को इंसाफ देना, यही थी सच्ची आजादी की जंग। इसके लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, फैक्ट्रियां लगाई और गांवों में जमीन सुधार किए, ताकि गरीब किसानों को भी हक मिले। अब बात करते हैं उस दर्द की जो आजादी के साथ हमें विरासत में मिला, यानी बंटवारा। 14-15 अगस्त की वो रात जब सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान भी पैदा हुआ, और उस एक लकीर ने जो खून खराबा मचाया, उसकी कहानियां आज भी रूह कंपा देती हैं। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर भागे, कोई अपना पूरा परिवार खो बैठा, किसी की बहन बेटी छिन गई, ट्रेनें लाशों से भर गईं, गलियां खून से लाल हो गईं। लाखों हिंदू सिख भारत की तरफ दौड़े, तो उतने ही मुसलमान पाकिस्तान की ओर। ये था दुनिया का सबसे दर्दनाक पलायन। शरणार्थी कैंपों में लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे, खाना पानी कम पड़ रहा था, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सरकार ने इनके लिए कैंप बनाए, लेकिन संसाधन इतने कम थे कि हर किसी तक मदद न पहुंच सकी। औरतों पर जुल्म, बच्चों से छिनते माँ बाप, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, जिंदा जख्म थे। फैज अहमद फैज ने अपनी कविता सुबह ए आजादी में लिखा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। और फिल्म गरम हवा ने दिखाया कि कैसे बंटवारे ने दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन इस खून खराबे में भी इंसानियत की मिसालें बची थीं। कई जगह हिंदू परिवारों ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को अपनी जान पर खेलकर बचाया। जैसे लुधियाना के एक नाना की कहानी, उनके माँ बाप को बंटवारे की आग ने छीन लिया, लेकिन एक मुस्लिम पड़ोसी ने उन्हें छिपाकर और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई। ऐसी कहानियां बताती हैं कि इंसानियत धर्म से ऊपर थी। इतने टुकड़ों में बंटे इस मुल्क को एकजुट करने की जिम्मेदारी आई सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर। उस वक्त भारत में 565 रियासतें थीं, कोई छोटी कोई बड़ी। ब्रिटिश ने कह दिया था कि ये रियासतें चाहें तो आजाद रह सकती हैं। अब जरा सोचो, अगर हर राजा अपनी मर्जी से अलग देश बना लेता तो इंडिया का नक्शा तो छलनी हो जाता। सरदार पटेल ने प्यार से, समझा बुझाकर और कभी कभी सख्ती से इन रियासतों को भारत में मिलाया। ज्यादातर राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, यानी अपनी रियासत को भारत का हिस्सा मान लिया। लेकिन कुछ रियासतें अड़ी, जैसे हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। और हाँ, जूनागढ़ का नवाब तो पाकिस्तान में मिलने का सपना देख रहा था, लेकिन वहां की जनता ने बगावत कर दी और सरदार पटेल ने उसे भारत में मिला लिया। हैदराबाद का निजाम तो आजाद देश का सपना देख रहा था। उसने रजाकार नाम की एक गुंडा सेना बनाई, जो गांव गांव जाकर लोगों पर जुल्म ढा रही थी। खासकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। आखिरकार 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया। कुछ ही दिनों की लड़ाई में निजाम ने हथियार डाल दिए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। मणिपुर में भी ड्रामा कम नहीं था। वहां
के महाराजा ने पहले तो भारत के साथ एक्सेशन साइन किया, लेकिन जनता की मांग पर 1948 में चुनाव करवाए। ये था भारत का पहला चुनाव जहां हर वयस्क को वोट का हक मिला। लेकिन मणिपुर को पूरी तरह भारत में मिलाने की बात पर वहां के नेता बढ़ गए। आखिरकार 1949 में महाराजा को मना लिया गया और मणिपुर भारत का हिस्सा बना। जम्मू कश्मीर का मामला भी पेचीदा था। वहां की कहानी बाद में और जटिल हुई, लेकिन सरदार पटेल की कूटनीति ने इसे भी भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन 1550 में सरदार पटेल की मृत्यु ने देश को झकझोर दिया। फिर भी उनकी मेहनत ने भारत को एक मजबूत नींव दी जो आज भी हमें एकजुट रखती है। इन सब के बीच महात्मा गांधी का रोल भी कमाल का था। जब सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी कोलकाता की गलियों में हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक रहे थे। वो नोआखली की गलियों में भी पैदल घूमे, जहां सांप्रदायिक आग को ठंडा करने की कोशिश की। उनकी मौजूदगी ने वहां शांति की लहर दौड़ा दी। फिर दिल्ली में भी उन्होंने भूख हड़ताल की ताकि मुसलमानों को भारत में इज्जत से जीने का हक मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत सरकार को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान को उसका वित्तीय हिस्सा दे ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। लेकिन अफसोस, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। उस दिन भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सच्चाई और अहिंसा का सबसे बड़ा पहरेदार खो दिया। अब आता है सवाल, राज्यों की सीमाएं कैसे बने? ब्रिटिश जमाने में तो सीमाएं बिना सिर पैर की थीं। लोग बोले, हमारी जुबान हमारी पहचान है, राज्यों को भाषा के आधार पर बनाओ। लेकिन सरकार डर गई कि कहीं भाषा के नाम पर देश फिर न टूट जाए। फिर पोट्टी श्रीरामलू नाम के एक गांधीवादी ने आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बस फिर क्या था? जनता सड़कों पर उतर आई। जगह जगह हिंसा, पुलिस फायरिंग और गुस्सा। आखिरकार दिसंबर 1952 में सरकार को झुकना पड़ा और बना पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। इसके बाद सरकार ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। 1556 में इसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई। भारत का नक्शा अब नए सिरे से गढ़ा गया, जहां जुबानें पहचान बनी। बाद में महाराष्ट्र, गुजरात 1960, पंजाब, हरियाणा 1966, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 और फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 और तेलंगाना 1914 जैसे राज्य बने। आज भी विदर्भ, हरित प्रदेश जैसे इलाकों में नए राज्यों की मांग उठ रही है। जरा सोचो, नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता इसके खिलाफ थे, फिर भी जनता ने अपनी बात मनवाई। यही है लोकतंत्र की ताकत। भाषाई राज्यों से न सिर्फ लोगों को अपनी पहचान मिली बल्कि देश और मजबूत हुआ। ये था भारत का वो जादू, तमाम रंगों को एक माला में पिरो देना। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि भारत ने न सिर्फ इन चैलेंजेस को पार किया बल्कि अपनी विविधता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। क्योंकि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है जहां हर जुबान, हर संस्कृति, हर इंसान की अपनी जगह है। और बस यही है भारत की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि दर्द से जन्मा मुल्क भी हिम्मत और एकता से दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दिल में रखो, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का हिस्सा है।